हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स विद यशिका। आज हम करने वाले हैं हमारे मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्ट्रेक्चुअल मोड ऑफ एंट्री। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ट्रेड रिलेटेड मोड को। आप सब लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा। इस लेक्चर के बाद आपको कॉन्ट्रेक्चुअल मोड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार फटाफट से हम ट्रेड रिलेटेड मोड के फ्लो चार्ट को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेड रिलेटेड मोड का मतलब होता है बच्चे एक ऐसा मोड जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग तो हो रही है दूसरी कंट्री में, लेकिन हम अपना बिजनेस ऑपरेशंस वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं। हम एक्सपोर्टिंग के थ्रू करते हैं, मतलब या तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग या फिर इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है। पिगी बैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया जाता है फॉरेन कंट्री में फॉरेन कंपनी का। काउंटर ट्रेड करते हैं मीन्स बार्टर सिस्टम के थ्रू, या फिर काउंटर परचेज, कॉम्पनसेशन ट्रेड या फिर स्विच ट्रेडिंग। एंड काउंटर ट्रेड का मतलब होता है कि जहाँ पे सिर्फ पैसों का यूज़ नहीं हो रहा, हम गुड्स एंड सर्विसेज में भी एक्सचेंज कर रहे हैं। एंड लास्ट इज ई कॉमर्स ट्रेड। ई कॉमर्स ट्रेड का मतलब होता है कि जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल मोड ऑफ एंट्री। तो ये है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल मोड एंट्री का फ्लो चार्ट। अभी इस फ्लो चार्ट को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। लेक्चर के एंड तक यही पूरा फ्लो चार्ट हमें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल मोड ऑफ एंट्री का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके बाद इसके अलग अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, टर्नकी प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल लीजिंग, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग को। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड, बच्चे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, मीन्स एग्रीमेंट की, दो कंपनीज के बीच में होने वाला एग्रीमेंट। एंड क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो ये एग्रीमेंट फॉरेन कंपनी के साथ होगा। फॉरेन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। अब मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल यूज़ करके समझते हैं। मैकडॉनल्ड्स की हमारे इंडिया में ना बच्चे बहुत सारी ब्रांचेस खुली हुई है, राइट। बट जब तक यहाँ पे मैकडॉनल्ड की ब्रांचेस नहीं खुली थी इंडिया में। अच्छा, आप सबको पता है कि मैकडॉनल्ड की फर्स्ट ब्रांच इंडिया में कब खुली थी और कहाँ पे खुली थी? 1996 में फर्स्ट ब्रांच मैकडॉनल्ड की हमारे इंडिया में दिल्ली के अंदर सबसे पहले सेटअप हुई थी। ओके, उससे पहले ना मैकडॉनल्ड के लिए ये एक सिचुएशन थी, ये एक चैलेंज था कि उसे इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपेंड तो करना है, लेकिन कैसे करें। तो मैकडॉनल्ड अब ये तो नहीं चाहता था कि वो खुद से ही मैनेज करे रेस्टोरेंट को अपना इंडिया में सेटअप करके, राइट। तो मैकडॉनल्ड ने ये सॉल्यूशन निकाला कि वो किसी इंडियन लोकल कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड देन लोकल कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें यही था कि वो मैकडॉनल्ड के रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली काम करेगा, राइट। इसी को ही हम कॉन्ट्रेक्चुअल मोड ऑफ एंट्री बोलते हैं बच्चे। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में दो कंपनीज के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है, यानी दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मैकडॉनल्ड अपनी ब्रांड नेम, बिजनेस मॉडल, रेसिपी, ट्रेनिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम देगा, वहीं लोकल कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, रेस्टोरेंट खुलेगी, स्टाफ हायर करेगी और अपने डेली ऑपरेशंस को, डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। बच्चे याद रखना, इस मोड में फॉरेन कंपनी और लोकल कंपनी के बीच ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, रादर देन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर किया जाता है। अब आपको इजीली इसकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड इज़ अ मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन विच अ कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट विद अ फॉरेन कंपनी टू डू बिजनेस। ये एक ऐसा मोड ऑफ एंट्री है बच्चे इंटरनेशनल बिजनेस में जहाँ पे एक कंपनी दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ एग्रीमेंट करती है। बोथ कंपनीज यूज़ ईच अदर स्ट्रेंथ, दोनों कंपनीज एक दूसरे की स्ट्रेंथ यूज़ करती हैं। एंड जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, ब्रांड नेम, स्किल्स एंड सर्विसेज, विदाउट इस्टेब्लिशिंग ऑनरशिप इन द फॉरेन कंट्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। ऑनरशिप इस्टेब्लिश नहीं होती है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर, फॉरेन कंट्री में सिर्फ शेयर किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। इन दिस मोड द कंपनी डज नॉट इस्टेब्लिश इट्स ओन बिजनेस और ऑनरशिप इन द फॉरेन कंट्री। इस मोड में कंपनी अपनी ऑनरशिप को या बिजनेस को इस्टेब्लिश नहीं कर रही है फॉरेन कंट्री में। अब आगे देखते हैं, कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल मोड आर नॉन इक्विटी एंट्री स्ट्रेटेजी। बच्चे नॉन इक्विटी एंट्री स्ट्रेटेजी का मतलब है कि फॉरेन कंपनी मींस मैकडॉनल्ड्स दूसरी कंट्री इंडिया में ऑनरशिप या इक्विटी शेयर्स नहीं खरीदती है,
इसे थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे बच्चे मैकडॉनल्ड्स को ना कंपनी को ओनर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के थ्रू ही अपना बिजनेस एक्सपेंड करता है, राइट। तो इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल मोड को ना नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर कौन सी एंट्री स्ट्रेटेजी यूज़ होती है। सो नॉन इक्विटी एंट्री स्ट्रेटेजी यूज़ होती है। दे अलाउ अ कंपनी टू एक्सपेंड इंटरनेशनली विदाउट मेकिंग अ डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर हमें डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, और ऑनिंग फिजिकल एसेट्स इन द फॉरेन कंट्री, और ना ही हमें कोई फिजिकल एसेट्स ऑन करने की ज़रूरत है फॉरेन कंट्री में। मींस मैकडॉनल्ड्स को इंडिया में डायरेक्ट ऑनरशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट करने की। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। अब इसके की पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है एग्रीमेंट बेस्ड मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये एग्रीमेंट इंटरनेशनल बिजनेस पे बेस्ड है। नो ऑनरशिप इन द फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में कोई ऑनरशिप नहीं ली जाती। टेक्नोलॉजी, ब्रांड एंड सर्विसेज को शेयर किया जाता है। लो इन्वेस्टमेंट एंड लो रिस्क। बच्चे अगर हम कंपेयर करेंगे ना ट्रेड रिलेटेड मोड से, तो कंपैरेटिवली ट्रेड रिलेटेड मोड के हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क ज़्यादा होता है, बट इंडिविजुअली लो इन्वेस्टमेंट एंड लो रिस्क ही रहता है। इनकम अर्न की जाती है यहाँ पे रॉयल्टी, फी एंड कमीशन के थ्रू। एग्जाम्पल्स जो इसके टाइप्स हम आगे पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के, वो क्या क्या है? लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, टर्नकी प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस के। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं स्टारबक्स का। स्टारबक्स बच्चे यहाँ पे इंडिया में अपने आउटलेट ओपन तो करना चाहती है, लेकिन स्टारबक्स को कोई भी नॉलेज नहीं है कि इंडियन लोकल मार्केट में क्या कस्टमर्स हैं, क्या उनके डिमांड है, क्या इंडियन लोकल मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब ऐसे में स्टारबक्स ना टाटा कंपनी के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करती है, राइट। यहाँ पे दोनों कंपनीज मिलकर ना एक एग्रीमेंट करती हैं कि वो अपने अपने रिसोर्सेज, नॉलेज, टेक्निक्स एंड एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी ताकि बिजनेस को जल्दी ग्रो कर सकें। ओके अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे दोनों कंपनीज साथ मिलके काम करती है, ना कि कोई मर्जर हो रहा होता है कंपनीज का। क्लियर है? डेफिनेशन देखते हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट दो या दो से ज़्यादा कंपनीज के बीच में, अलग अलग कंट्रीज़ की, डिफरेंट कंट्रीज़ की, राइट। दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी साथ में काम करती है। ईच कंपनी शेयर इट्स स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज। ऑनरशिप एंड लीगल आइडेंटिटी रिमेन सेपरेट। बच्चे कंपनी यहाँ पे अपने रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ को शेयर कर रही है, लेकिन जो उनकी लीगल आइडेंटिटी एंड ऑनरशिप है वो अलग अलग ही रहेगी, सेपरेट रहेंगी। अब ये जो अभी आपको मीनिंग समझाया है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस का, एक बार इसे गो थ्रू कर लेना, ये सेम पॉइंट से लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इजी एग्जाम्पल है। चलो देखते हैं, इजीली समझ आ जाएगा ये आप सबको। नाइकी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अच्छा, आप सबको पता है जो ये नाइकी कंपनी है ये अमेरिका की है, राइट, यूएसए की कंपनी है। अब नाइकी कंपनी अपने शूज़ इंडिया में सेल करती है और दूसरी कंट्रीज़ में भी सेल कर रही है, राइट। लेकिन क्या नाइकी कंपनी हर कंट्री में अपनी खुद की शूज़ की फैक्ट्री लगा रखी है? नहीं ना, नहीं लगा रखी। तो फिर सोचने वाली बात है, कैसे कर रही है नाइकी अपने शूज़ की सेल इंडिया में? नाइकी ना बच्चे कॉन्ट्रैक्ट करती है। किसके साथ? लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ नाइकी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। उसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ना बच्चे नाइकी अपना डिज़ाइन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड ब्रांड नेम देती है लोकल मैन्युफैक्चरर को, एंड लोकल मैन्युफैक्चरर उसी अकॉर्डिंगली नाइकी के शूज़ को डिज़ाइन करता है एंड उसके ऊपर नाइकी का टैग लगाया जाता है एंड आफ्टर दैट वो मार्केट में सेल होता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग तो लोकल कंपनी कर रही है, लेकिन प्रोडक्ट नाइकी के नेम से बिकता है। इसी को ही हम इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। एंड ये एग्जाम्पल ना बच्चे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा हुआ है एनटीए ने, तो इसे याद रखना।
एंड ये नाम से ही समझ आ रहा है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मींस इंटरनेशनल कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी लोकल कंपनी के साथ दूसरी कंट्री में। फॉरेन कंपनी प्रोडक्शन का काम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी दूसरी कंट्री की मैन्युफैक्चरर को दे देती है एंड ब्रांड डिज़ाइन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉरेन कंपनी के ही रहते हैं। अब एक बार ये इसके पॉइंट्स गो थ्रू कर लेते हैं। अ कंपनी आउटसोर्सेज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू अ फॉरेन कंपनी। कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर देती है, किसी फॉरेन कंपनी को दे देती है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग इज डन थ्रू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों कंपनीज के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। द फॉरेन कंपनी मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉरेन कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट बायर के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, मींस नाइकी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया जाएगा। द ब्रांड ओनरशिप रिमेन्स विद द बायर कंपनी, ब्रांड की ओनरशिप किसके पास रहती है, नाइकी के पास ही रहेगी, बायर कंपनी के पास। अब समझते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को। बच्चे नाम से ही समझ आ रहा है, देखो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब जो दो कंपनीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वो उनकी मैनेजमेंट को लेके है। जो लास्ट पॉइंट हमने किया था वो किया था इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मींस जो मैन्युफैक्चरिंग को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, राइट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। समझते हैं, एग्जाम्पल बताती हूँ पहले, इजीली समझ आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सपोज़ करो दुबई में एक होटल है, राइट। अब दुबई के जो होटल के ऑनर है ना, वो हमारे इंडिया में आते हैं एंड ताज होटल में स्टे करते हैं। वे उन्हें ताज होटल की सर्विस वर्ल्ड क्लास लगती है, राइट। सबको पता है कि ताज होटल बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं ताज होटल की सर्विस से, वो सोचते हैं कि मेरे होटल में भी सेम ऐसी ही सर्विस मिलनी चाहिए। तो वो ताज होटल के ऑनर से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एंड क्योंकि दुबई और इंडिया के बीच में है तो ये इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, राइट। तो अब ताज होटल दुबई वाले होटल के सारे मैनेजमेंट को संभालेगा, राइट। अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है दुबई के होटल का एंड इंडिया के ताज होटल का, ओके। तो अब ताज होटल क्या करता है, अपने मैनेजमेंट को दुबई भेजता है एंड वहाँ पे जो ताज होटल की मैनेजमेंट है वो सारा काम सिखाएगी किसको, दुबई होटल की मैनेजमेंट को। एंड जैसे स्टाफिंग हो गई, कस्टमर सर्विस, डे टू डे ऑपरेशंस हो गए एंड ओवरऑल होटल मैनेजमेंट। लेकिन जो बच्चे होटल की ऑनरशिप है ना एंड मैनेजमेंट डिसीजंस हैं, वो सब दुबई के होटल के ऑनर के पास ही रहेंगे। सिर्फ ये जो मैनेजमेंट है ना, ये सिखाई जाएगी। मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऑनरशिप का नहीं हुआ, ओके। तो यहाँ पे जो ताज होटल है वो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, ना कि ऑन कर रहा है। ऑनरशिप रिमेन्स विद द दुबई होटल ऑनर, बट ताज होटल यहाँ पे सिर्फ उन्हें सिखाएगा कि कैसे काम करना है, स्टाफिंग कैसे करनी है, मैनेज कैसे करना है। अब इसका मीनिंग देखते हैं। एन एग्रीमेंट इन विच वन कंपनी प्रोवाइड्स मैनेजमेंट सर्विस टू अ फॉरेन कंपनी। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है बच्चे जिसके अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट सर्विसेज, फॉरेन कंपनी को, ओके। द मैनेजमेंट कंपनी मैनेजेस द बिजनेस बट डज नॉट ऑन इट। मैनेजमेंट कंपनी ताज होटल सिर्फ दुबई होटल में जाके उनके बिजनेस को मैनेज करेंगी, ना कि ऑन करेंगी, ऑनरशिप नहीं मिलेगी। इन रिटर्न इट रिसीव्स अ मैनेजमेंट फ़ी। इन रिटर्न ताज होटल को क्या मिलेगा, मैनेजमेंट फ़ी मिलेगी, ओके। क्लियर है। अब नेक्स्ट है टर्न की प्रोजेक्ट। ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। एंड बच्चे अगर आप ये सोच के पढ़ोगे ना कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है और हम सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, लिमिटेड इतना ही सोच के पढ़ोगे तो थोड़े ही दिन पढ़ पाओगे, बोरिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर डेली ये सोच के पढ़ोगे ना, आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक नया पॉइंट सीखा है या एक नया कोई भी हमने वर्ड सीखा है या कोई भी नॉलेज गैदर की है हमने, तो इंटरेस्टिंग लगेगा एंड पढ़ने का भी मन करेगा, राइट। तो रट्टे मारने की कोशिश मत करना, कॉन्सेप्ट्स को समझ के चलेंगे एग्जाम्पल्स के साथ तो इजीली क्लियर होएगा एंड लॉन्ग टर्म तक आपको याद भी रहेगा। तो समझते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टर्न की प्रोजेक्ट। बच्चे टर्न की प्रोजेक्ट का ना मीनिंग समझो पहले। टर्न की, इसे दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज टर्न एंड सेकंड इज की। तो टर्न की का मतलब होता है बच्चे कि जब किसी
आपने कुछ बनाया एंड उसकी की आपने हैंड ओवर कर दी। लाइक एक प्रोजेक्ट आपने कंस्ट्रक्ट किया एंड उसके बाद आप की हैंड ओवर कर रहे हो किसी और को कि ठीक है। तो समझाती हूँ एग्जाम्पल से। जापान बिल्ड्स अ मेट्रो प्रोजेक्ट इन इंडिया। जापान ने एक मेट्रो प्रोजेक्ट बिल्ड किया है इंडिया में। अब समझते हैं। सपोज करो कि सिचुएशन ये है कि इंडिया को एक मेट्रो लाइन डालनी है, न्यू मेट्रो लाइन। ओके, अब इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं है या इतना सिस्टम नहीं है ऑपरेट करने का, तो इंडिया क्या करती है, जापान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। जापान की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक टर्न की कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जापानीज़ इंजीनियरिंग कंपनी के साथ। ओके, अब जापानीज़ कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी, हमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके देगी, सारी मेट्रो की लाइंस बिछाएगी, सारा इंजीनियरिंग का काम करेगी, कंस्ट्रक्शन करेगी, इंस्टॉलेशन करेगी मेट्रो सिस्टम की, एंड उसके बाद टेस्टिंग भी करेगी कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, एंड उसके बाद लास्ट में इंडिया की गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देगी कि हमने आपका प्रोजेक्ट रेडी टू यूज़ हो गया है, अब आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग देखते हैं बच्चे। A turnkey project is a contractual arrangement in which one company designs, construct, install, test and commission a complete project and hand it over to the client in ready to use condition। कहता है टर्नकी प्रोजेक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर एक कंपनी, जापान की कंपनी, यहाँ पे डिज़ाइन भी कर रही है, कंस्ट्रक्ट भी करती है एंड इंस्टॉल भी करती है, उसके बाद टेस्टिंग भी करती है और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रेडी करके हैंड ओवर कर देती है अपने क्लाइंट को। इंडिया में गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जापान की कंपनी ने मेट्रोस बना के। बच्चे हमारे इंडिया में जितनी भी मेट्रोस बनी हुई है ना, मेट्रो लाइन्स है, वो सब जापान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उन्होंने ही यहाँ पे बना रखी है। अब इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, हाईवेज एंड ब्रिजेस हो गए एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो गए। ये सब टर्न की प्रोजेक्ट्स के ही एग्जाम्पल है कि लाइक ये सब हमने किसी और से बनवाया एंड उसके बाद उन्होंने बना के हमें की हैंड ओवर कर दी कि ऑपरेट अब हम कर सकते हैं उसे ईजिली। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसको देख लेना। द क्लाइंट रिसीव्स अ फुली कंप्लीटेड रेडी टू ऑपरेशन प्रोजेक्ट, कि जो क्लाइंट को क्या है, रेडी टू कंप्लीट प्रोजेक्ट मिलता है यूज़ करने के लिए। अभी जो मैंने आपको समझाया है इसके मीनिंग में भी वही सब लिखा हुआ है, तो आप इसे एक बार गो थ्रू कर लेना सारा, एंड इसके कुछ की पॉइंट्स भी है उन्हें भी गो थ्रू कर लेना। मैं आपको इनके डायरेक्ट टाइप्स समझाती हूँ, टर्न के प्रोजेक्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। बच्चे 3 तरह का होता है ये। फर्स्ट होता है हमारा बिल्ड एंड ट्रांसफ़र, सेकेंड होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, एंड थर्ड होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ऑन, बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट। अब सबसे पहले समझते हैं बिल्ड एंड ट्रांसफ़र को। बिल्ड एंड ट्रांसफ़र सिंपल सा है बच्चे, एक कंपनी ने प्रोजेक्ट बिल्डअप किया एंड इमीडिएटली उसको ट्रांसफ़र कर दिया उसके क्लाइंट को। ऑनरशिप अपने पास नहीं रखी, इमीडिएटली प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते ही क्लाइंट के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया। द कंपनी बिल्ड द प्रोजेक्ट, आफ्टर कंप्लीशन इट इमीडिएटली ट्रांसफ़र ऑनरशिप टू द क्लाइंट, इट डज नॉट ऑपरेट द प्रोजेक्ट। बिल्ड एंड ट्रांसफ़र इसका फ्लो रहेगा। एग्जाम्पल, अ जापानीज़ कंपनी बिल्ड अ ब्रिज इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, एक जापानीज़ कंपनी इंडिया में कोई ब्रिज बिल्ड करती है एंड बिल्ड अप करने के बाद वो हैंड ओवर कर देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन। कंप्लीट होते ही तभी हैंड ओवर कर देना, उसको हम बोलते हैं बिल्ड एंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। द कंपनी बिल्ड्स द प्रोजेक्ट, इसके अंदर कंपनी पहले बिल्ड करती है प्रोजेक्ट को, उसके बाद ऑपरेट भी करती है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए टू रिकवर इट्स इन्वेस्टमेंट। कई बार क्या होता है बच्चे, जो क्लाइंट होता है ना वो ये कहता है कि आप बिल्ड भी करो प्रोजेक्ट एंड उसके बाद जो आपका खर्चा आया है बिल्ड करने में, आप खुद ही ऑपरेट करके अपना खर्चा आप वहाँ से निकाल सकते हो। एक एग्रीमेंट में वो मेंशन होता है बच्चे कि कितने टाइम पीरियड के लिए जिस कंपनी ने बिल्ड किया है वो ही ऑपरेट करेगी, एंड आफ्टर दैट टाइम कंपनी हैंड ओवर करके चली जाती है क्लाइंट को, राइट। आफ्टर दैट इट ट्रांसफ़र ऑनरशिप टू द गवर्नमेंट एंड क्लाइंट। बिल्ड किया, ऑपरेट किया एंड उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया। अ कंपनी बिल्ड्स अ टोल हाईवे, एक कंपनी ने टोल हाईवे बिल्ड किया, कलेक्ट टोल फॉर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स तक वहाँ पे उन्होंने टोल कलेक्ट किया एंड देन हैंड कर दिया उसको, हैंड ओवर कर दिया हाईवे को गवर्नमेंट को। क्लियर है। लास्ट है हमारा बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट। इसके अंदर कंपनी प्रोजेक्ट बिल्ड भी खुद करती है एंड उसके बाद ऑनरशिप भी अपने पास ही रखती है एंड ऑपरेट भी खुद से ही करती है। ऑनरशिप इज़ नॉट ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट और क्लाइंट। बिल्ड किया, ऑनरशिप भी अपने पास रखी एंड ऑपरेट भी करती है। एग्जाम्पल, अ प्राइवेट कंपनी बिल्ड्स अ पावर प्लांट
एक प्राइवेट कंपनी ने पावर प्लांट बिल्ड किया है, उसको खुद ही ऑन कर रही है, वो ऑनरशिप भी अपने पास ही है एंड ऑपरेट करती है उसको थ्रू आउट इट्स लाइफ, पूरी लाइफ के लिए ऑपरेट करती है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑनरशिप, एंड ऑनरशिप कंपनी के पास ही रहती है, गवर्नमेंट या क्लाइंट को ट्रांसफ़र नहीं की जाती। ये तीनों पॉइंट्स आई होप आप सबको क्लियर हो गए हो। ये स्लाइड आपकी क्विक रिवीजन नोट्स में हेल्प करेगी, इसे एक बार देख लेना। अब चलते हैं इंटरनेशनल लाइसेंसिंग पे। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं बच्चे। इसमें ना दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है लाइसेंसर और एक होता है लाइसेंसी, राइट। लाइसेंसर वो कंपनी है जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड नेम, टेक्नोलॉजी या कोई भी फॉर्मूला होता है। एंड दूसरा होता है हमारे पास लाइसेंसी, वो कंपनी जिसे लाइसेंसर एक एग्रीमेंट के थ्रू अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ करने का राइट देता है। ओके, इसकी डेफिनेशन देखो। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज लाइसेंसर अलाउ करता है फॉरेन फर्म को यूज़ करने के लिए उसकी टेक्नोलॉजी, ब्रांड, पेटेंट, डिज़ाइन, कॉपीराइट एंड इन रिटर्न फॉर अ फी और रॉयल्टी। क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ याद रखना, सिर्फ राइट टू यूज़ दिया जा रहा है, ऑनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। इन रिटर्न लाइसेंसी रॉयल्टी पे करता है लाइसेंसर को। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत फेमस एग्जाम्पल है डिज्नी का। यहाँ पे डिज्नी जो है वो लाइसेंसर का रोल प्ले कर रहा है। डिज्नी के पास कुछ फेमस करेक्टर्स हैं जैसे मिकी माउस, मार्वल, फ्रोजन या और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब डिज्नी इंडियन कंपनी को राइट देता है, इंडियन मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस ग्रांट करके दे रहा है, मींस राइट दे रहा है कि वो यूज़ कर सकता है डिज्नी करेक्टर्स को, डिज्नी कार्टून्स को, लोगोज़ को या टॉयज़ को, बैग्स पे, क्लॉथ्स पे एंड स्टेशनरी पे। ओके, इन रिटर्न इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर क्या है, रॉयल्टी पे करता है डिज्नी कंपनी को। क्लियर है? अब ये इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड उसके की कंसेप्ट्स को आप एक बार प्लीज़ पढ़ लेना। अब हम आगे समझते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। इसे हम डोमिनोज़ के एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चे। डोमिनोज़ जो है वो यूएसए बेस्ड कंपनी है, राइट। एंड डोमिनोज़ के बहुत सारे आउटलेट्स हमारे इंडिया में भी खुले हुए हैं। सब खाते हो ना डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा? ओके, लेकिन क्या डोमिनोज़ ने अपना हर आउटलेट इंडिया में खुद से खोल रखा है? नहीं। अब आप कहोगे मैम फ्रेंचाइजी है ना डोमिनोज़ की तो इंडिया में, राइट। तो यहाँ पे बच्चे डोमिनोज़ ने इंडिया की एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, लाइक एक कंपनी को चूज़ किया इंडिया की जिसके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया एंड बोला कि आप इंडिया में हमारे नाम से आउटलेट खोलो एंड डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा सेल करो। इसी को ही हम फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट बोलते हैं बच्चे, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट, क्योंकि ये दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहे हैं। अब डोमिनोज़ क्या क्या दे रहा है उस कंपनी को? ब्रांड नेम, अपने पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रहा है, बिजनेस मॉडल दे रहा है, स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह सब बता रहा है। अच्छा, आप चाहे मुंबई चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, आप इंडिया में कहीं पे भी जाओगे तो आपको सेम क्वालिटी एंड सेम एम्बियंस मिलेगी हर जगह फ्रेंचाइजिंग में। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, इंडिया की कंपनी को ना सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए राइट मिला है, ब्रांड की ऑनरशिप नहीं मिली है। और इंडियन कंपनी को ना डोमिनोज़ के सारे रूल्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, रेसिपीज़ को सब फॉलो करना पड़ता है, राइट। एंड इन रिटर्न इंडियन कंपनी डोमिनोज़ को इनिशियल फ्रेंचाइजी फ़ी एंड रॉयल्टी पे करती है। अच्छा, मुझे ये बताना कि कौन सी इंडियन कंपनी है, कमेंट सेक्शन में बताना, जिसने डोमिनोज़ के साथ फ्रेंचाइजी ले रखी है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। अ फ्रेंचाइजर गिव्स अ फ्रेंचाइजी इन अनदर कंट्री द राइट टू यूज़ इट्स ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, बिजनेस मॉडल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है बच्चे दो कंपनी है, एक है फ्रेंचाइज़र और एक है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइज़र है हमारी डोमिनोज़ की कंपनी जो राइट दे रही है दूसरी कंपनी को यूज़ करने के लिए। दूसरी कंपनी हमारी जो इंडिया की कंपनी है वो कौन है? फ्रेंचाइजी है। एंड क्या क्या राइट दे रही है? ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडमार्क, बिजनेस मॉडल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंचाइजी रन्स द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द फ्रेंचाइजर स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन, एंड इन रिटर्न फ्रेंचाइजी को जो है वो इनिशियल फ्रेंचाइजी फ़ी पे करनी पड़ती है एंड रॉयल्टी। एंड साथ में वो बिज़नेस को जो रन करता है ना, वो फ्रेंचाइजर के स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलाता है।
साथ में मैं इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग का डिफरेंशिएट अटैच कर रही हूँ। सो प्लीज़ एक बार इसे गो थ्रू कर लेना। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना इन दोनों में, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब लास्ट है हमारा इंटरनेशनल लीजिंग। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहले एक कंपनी है बच्चे, GE हेल्थ केयर, जनरल इलेक्ट्रिक, राइट, एंड ये USA की कंपनी है। एंड ये कंपनी ना बच्चे MRI मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है। अब ये MRI मशीन्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। ओके, अब इंडिया का एक हॉस्पिटल है जो MRI मशीन अपने हॉस्पिटल में लगाना चाहता है, लेकिन उस हॉस्पिटल का इतना बजट नहीं है कि वो MRI मशीन परचेज करके लगा ले। तो हॉस्पिटल क्या करता है, लीज एग्रीमेंट करता है GE हेल्थ केयर के साथ। इसी को ही हम लीजिंग बोलते हैं बच्चे। एंड क्योंकि ये दो कंट्रीज़ के बीच में है तो ये इंटरनेशनल लीजिंग कहलाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना बच्चे, मशीन की ओनरशिप ना अभी भी GE कंपनी के पास ही है। हॉस्पिटल के पास सिर्फ राइट टू यूज़ है, एंड इन रिटर्न हॉस्पिटल लीज रेंट पे करता है GE कंपनी को। लीजिंग के अंदर सिर्फ राइट टू यूज़ मिलता है, ऑनरशिप नहीं मिलती। एंड जब ये एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला होता है तो ये या तो 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम मशीन को रिटर्न कर देते हैं, मतलब हॉस्पिटल रिटर्न कर देगा मशीन को, या फिर एग्रीमेंट में ऑप्शन होता है कि रीन्यू हो जाएगी, या फिर जो हॉस्पिटल है वो परचेज़ भी कर सकता है मशीन को। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। एन इंटरनेशनल लेजर दैट इज़ ऑनर ऑफ द एसेट गिव्स एन एसेट टू अ लेजी यूज़र इन अनदर कंट्री। यहाँ पे बच्चे ऑनर कौन है, GE इलेक्ट्रिक कंपनी है, GE हेल्थ केयर कंपनी है, जो इंडियन कंपनी को, इंडियन हॉस्पिटल को राइट दे रही है MRI मशीन यूज़ करने का। ओके, एंड द लेजर रिटेन्स द ऑनरशिप ऑफ द एसेट। ऑनरशिप लेजर के पास ही रहेगी, मीन्स GE कंपनी के पास ही रहेगी। द लेजी गेट्स ओनली द राइट टू यूज़ द एसेट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। जो इंडिया का हॉस्पिटल है बच्चे, उसको सिर्फ राइट टू यूज़ मिल रहा है कि MRI मशीन को वो यूज़ कर सकता है, उस एसेट को यूज़ कर सकता है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एंड इन रिटर्न लेजी जो है वो रेंटल फ़ी पे करता है, पीरियोडिक पेमेंट की जाती है लेज़र को। उसके बाद कहता है एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड द एसेट इज़ रिटर्न, रिन्यूड और परचेज। जब लीज पीरियड का एंडिंग टाइम होता है, या तो आप एसेट को रिटर्न कर देते हो, या फिर रिन्यू हो जाता है आपका लीज एग्रीमेंट, या फिर आप कंपनी जो है वो, हॉस्पिटल जो है वो परचेज कर लेगा एसेट को, MRI मशीन को। इसे वन लाइन में ऐसे याद रखा जा सकता है दैट लेजर गिव्स द राइट टू यूज़ एन एसेट, ऑनरशिप रिमेन विद द लेजर, एंड लेजी जो है वो लीज रेंट पे करता है लेज़र को, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल लीजिंग। सो आई होप आज का कंसेप्ट आप सबको क्लियर हो गया हो। एंड ये जो फ्लो चार्ट अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, एंड मैंने कहा था कि जब हम ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये फ्लो चार्ट ईजिली समझ आ जाएगा। सो आप इसमें से अब क्विक रिविजन नोट्स में ये फ्लो चार्ट आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, तो आप इसमें से अपने ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स में ऐड कर लेना इसे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट मोड को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।